बच्चों, आज आपको गांधी जी की एक कहानी सुना रहे हैं। गांधी जी के आने के पहले इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाली 3 धाराएं थी। एक धारा क्रांतिकारियों की थी, एक धारा तिलक की थी जिसका नाम था गरम दल, एक धारा गोखले की थी जिसका नाम था नरम दल। गांधी 1916 में आते हैं और गरम दल और नरम दल दोनों को मिला करके समूची कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं। गांधी हिंदुस्तान में आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने हक के लिए लड़ चुके थे और लड़ाई के दांव पेच जान चुके थे, सीख चुके थे। गांधी दीवान के बेटे थे और अंग्रेजों के देश तक पढ़ने गए थे। कहानी है गांधी की। प्रार्थना सभा चल रही थी, शाम का समय था। दिल्ली के मैदान में गांधी का मंच लगा था। सामने टोपीधारी बुद्धिजीवियों की लंबी कतार बैठी हुई थी और बापू रामधुन गा रहे थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रामधुन खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी आंख उठाई। उन्होंने देखा सामने एक नौजवान खड़ा है, हट्टा कट्टा मुस्टंडा, शानदार तलवार की नोक की तरह मूंछें, छोटे छोटे बाल, बढ़िया दोहरे बदन का कसा हुआ कसरती शरीर, धोती कुर्ता और गमछा। नौजवान ने कहा, बापू एक जिज्ञासा है। गांधी ने कहा, प्रार्थना सभा का पहला प्रश्न आपका ही है, प्रश्न कीजिए। नौजवान ने कहा, बापू आप कहते हैं कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। बापू मेरे मन में यह आशंका उत्पन्न हुई कि यदि उसने दूसरा थप्पड़ भी मार लिया तो मैं उसके तीसरे थप्पड़ के लिए तीसरा गाल कहां से लाऊंगा। गांधी ने देखा चारों ओर बैठी हुई भीड़ के बीच पसरा हुआ सन्नाटा नौजवान के प्रश्न को जोर जोर से दोहरा रहा था। गांधी मुस्कुराए, नौजवान को देखा, आसपास बैठे गांधी टोपीधारी बुद्धिजीवी गांधीवादियों को देखा और फिर मंच पर अपने बगल में बैठे हुए फोटोग्राफर की ओर देख करके कहा कि
बहुत जमाना हो गया, आपने मेरी कोई फोटो नहीं खींची। बच्चों, उस जमाने में आज की तरह मोबाइल में, फोन में, डिजिटल कैमरा में फोटो नहीं खींची जाती थी। रील वाला कैमरा भी नहीं था। तब बड़ा सा तिपाई का एक स्टैंड हुआ करता था, सिर डालने भर को लंबा सा पर्दा हुआ करता था, फ्लैश जलता था आर्क लैंप का, कार्बन की दो छड़ें नजदीक ला करके ब्लाक से जलाई जाती थी और पर्दे के भीतर मूड़ी डाला हुआ फोटोग्राफर फोटो खींच लिया करता था। फोटोग्राफर ने अपनी तैयारी कर लिया, स्टैंड लगा लिया, कैमरा लगा लिया, पर्दा भी लगा लिया और रोशनी का इंतजाम भी कर लिया। गांधी बैठे थे, उनके सामने एक किताब खुली हुई थी। बूढ़े आदमी थे, उनके बगल में उनकी लाठी रखी हुई थी और उन्होंने वह किताब उठाई, उसे बंद किया, अपनी कांख के नीचे दबा लिया, अपनी लाठी उठाई, अपने हाथ में ले लिया और फिर फोटोग्राफर की ओर देख करके मुस्कुरा करके अपना दूसरा हाथ ऊपर की ओर कर दिया, सामने, हथेली सामने, हाथ कंधे के बराबर। बोले अब फोटो खींच लीजिए। फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया। गांधी ने नौजवान को देखा, नौजवान ने गांधी को देखा और फिर नौजवान उठा और प्रार्थना सभा से निकल करके चला गया। बुद्धिजीवी गांधीवादी बुजुर्गों ने पूछा, बापू, युवक निराश होकर चला गया, निरुत्तर होकर के चला गया, आपने उसके प्रश्न का, उसकी शंका का, उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं किया। गांधी ने कहा, आप केवल बुद्धिजीवी हैं। वह समझदार था, उसे उसका उत्तर मिल गया और फिर वह अपनी प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। सभा में खलबली मची। गांधीवादियों ने युवक की तलाश करना शुरू किया। स्पष्ट था, गांधी ने कह दिया था कि आप मूर्ख हैं और वह समझदार था। गांधीवादी जानना चाहते थे कि आखिर गांधी ने उसको उत्तर क्या दिया। तलाश शुरू हुई। अगली सुबह सड़क के एक मोड़ पर, गली के नुक्कड़ के किनारे, हलवाई की दुकान के सामने दूध को फेंटे जाते हुए और मलाई मिलाए जाते हुए दूध वाले से दूध लेता हुआ वह नौजवान गांधीवादियों की गिरफ्त में आया। उन्होंने कहा, प्यारे युवक, कल आपने बापू से प्रश्न किया था और उन्होंने हमें कहा कि आप केवल बुद्धिजीवी हैं। नौजवान को उत्तर मिल गया। कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें कि बापू ने आपको क्या उत्तर दिया। नौजवान ने कहा, छोड़िए, यह आपके जानने की बात नहीं है। मेरे मशरफ की बात थी, मैंने बापू से बात किया।
कांग्रेसी जिद मचाने लगे। उसने कहा आप जिद कर रहे हैं तो लीजिए, जान तो लीजिए, लेकिन लागू करना आपके बूते का बस का खेल नहीं। गांधी ने मुझसे कहा कि अगर वह तीसरा थप्पड़ मारता है तो पहले थपड़ियाओ। उन्होंने अपना हाथ दिखाया, बोला पहले थपड़ियाओ। बोले उसके बाद, बोले चौथा थप्पड़ की हिम्मत करता है तो लठियाओ। इतनी लाठी मारो कि हड्डी अस्पताल में हड्डी पर कबड्डी खेलता दिखाई दे, कम से कम 1.5 साल तक उसकी टांग लटकी हुई दिखाई दे। बोले फिर भी, बोले उसके बाद भी रास्ता है। मेरे बगल में देख रहे हो ना, इस किताब का नाम है मारो काटो किताब। इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन ने 18 अक्षौहिणी को कटवाने के लिए जब कृष्ण से पूछा कि सभी तो मेरे रिश्तेदार हैं, लड़ूं तो कैसे लड़ूं, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, अफसोस मत करो, मेरी बात मानो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं जो कहता हूं वो करो, मैं तुमको तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन लड़ाई का मन बनाओ, खड़े हो, लड़ो, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जिंदा रहे तो धरती का राज भोगोगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और बापू ने मुझे यह बता करके भेजा। सन 42 आया, बापू ने तो नारा दिया, हिंसा और अहिंसा से बात दूर जा चुकी थी, आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा अंग्रेजों बहुत हो चुका, अब भारत छोड़ दो। उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों अब वक्त आ गया, करो या मरो। करो का क्या मतलब? राम राम करो। मरो का क्या मतलब? जहर खा के सल्फास खा के मर जाओ? नहीं, जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था वही गांधी ने हिंदुस्तानियों से कहा। जो कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, वही गांधी ने अंग्रेजों से कहा। गांधी अहिंसावादी थे, गांधी मानवतावादी थे। गांधी को लोग अंग्रेजों का दलाल भी कहते हैं। गांधी भारतीय प्रमुख वर्ग के, प्रवक्ता वर्ग के, भारतीय समाज के प्रवक्ता वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधि थे। कांग्रेस पार्टी पूंजीपति वर्ग की पार्टी थी और गांधी उसके सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने लड़ाई अपने ढंग से लड़ी और छोटे से छोटे हथियार को भी ऐसा हथियार बना करके लड़ाई आगे बढ़ाई, जिसमें 2 बार भारत बंद किया और दोनों बार संडे था। भारत बंद भी हो गया और किसी पूंजीपति का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो गांधी अगर आज होते बच्चों तो वो क्या कर रहे होते?
वो भी कुछ ताना बाना बुन रहे होते समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का, समाज में व्याप्त घूसखोरी का, समाज में व्याप्त मिलावटखोरी का, कालाबाजारी का, देश बेच देने वाले रंग बिरंगी टोपियों वाले नेताओं का कोई न कोई इलाज वो करना जरूर चाह रहे होते, सोच रहे होते, कोई न कोई रास्ता निकाल रहे होते। वह मजदूर महाजन संघ बनाने की कल्पना अब तो नहीं ही कर सकते थे जब मजदूर का खून सड़कों पर पानी की तरह बहाया जाए और महाजन सब कुछ अपनी जेब में बटोरता चला जाए। न केवल हिंदुस्तान का बल्कि सारी दुनिया का। दंगल प्रस्ताव के इस दौर में, आणविक भट्टी के समझौते के इस दौर में, संसद में नोटों की गड्डियां लहराई जा रही हो इस दौर में, जब नेता माने केवल बंदूकधारियों से घिरा हुआ गुंडा, हत्यारा, अपराधी, ऐसे में गांधी कम से कम गुंडे, हत्यारे और अपराधी नहीं थे, चुट्टे घूसखोर झूठे नहीं थे, सत्य के साथ खड़े थे। हिंसा और अहिंसा का प्रश्न केवल रणनीति का प्रश्न था, कार्यनीति का प्रश्न था। आजादी, अंग्रेजों से आजादी, कम से कम पूंजीवादी भारतीय समाज की संरचना गांधी का सपना थी, खंडित ही सही। जिन्ना को उन्होंने कहा, जिन्ना मेरे भाई, तू प्रधानमंत्री बन जा, मैं जवाहर को पीछे खींच लेता हूँ। लेकिन जिन्ना नहीं माना। भारत खंडित हुआ, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति चली और खंडित भारत